तो ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स की सीरीज की तीसरी वीडियो है जिसमें हम लोग पहले 6 क्वेश्चंस देख चुके हैं और ये 7th क्वेश्चन है। व्हाट इज लिंक्ड लिस्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिंक्ड लिस्ट, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट। मतलब इसमें लिंक्ड लिस्ट क्या है बताना है और एडवांटेजेस बताने हैं लिंक्ड लिस्ट के और एक्सप्लेन करना है इसके टाइप्स को। तो स्टार्ट करते हैं। लिंक्ड लिस्ट इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ नोड्स, ईच नोड हैज टू पार्ट। एक लिंक्ड लिस्ट क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है, यानी बहुत सारे नोड्स का कलेक्शन होता है। तो इस ईच नोड हैज टू पार्ट्स, यानी सारे नोड्स में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कि इन्फॉर्मेशन पार्ट और दूसरा होता है पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, यानी ये बताता है कि अगला नोड कहाँ पे है। ठीक है, ये बहुत सारे नोड्स का कलेक्शन है। कहीं पे भी एक नोड रखा हुआ है, एक नोड कहीं और पे रखा हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कि किसके बाद कौन सा होता है? तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन पार्ट होता है जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं और एक पॉइंटर भी होता है जो कि बताता है कि इसके बाद वाला नोड कहाँ है। ठीक है, तो उसके बाद इंफॉर्मेशन पार्ट में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन फील्ड्स, यानी इंफॉर्मेशन में दो या दो से ज्यादा भी फील्ड हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, जैसे मान लो रोल नंबर, नेम, एड्रेस भी हो सकता है या फिर सिर्फ नेम हो सकता है। In other words, a linked list consists of series of structures which are not necessarily contiguous. इन अदर वर्ड्स, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो लिंक लिस्ट क्या है? एक सीरीज ऑफ स्ट्रक्चर्स है जो कि नेसेसरली, जरूरी नहीं है कि वो एक कंटिन्यूअस मेमोरी में हो। जैसे एरे में था, एक के बाद एक मेमोरी लोकेशंस पे था, ये अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन हम लोग इसमें बता देते हैं कि नेक्स्ट कहाँ पे है, ये पॉइंटर के थ्रू। उसके बाद है ईच स्ट्रक्चर कंटेन्स वन और मोर देन contiguous information fields and a pointer to a structure containing its successor। हर स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसमें नोड्स स्ट्रक्चर से बना होता है। आगे हम लोग देखेंगे एग्जांपल में, सिंटैक्स में। इसमें जो ईच एंड एवरी नोड्स होता है वो स्ट्रक्चर से बना होता है। ठीक है, सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर यूज करके बनाया होता है। तो इसमें एक होता है डेटा होता है और उसके बाद इंफॉर्मेशन फील्ड और उसके बाद उसका नेक्स्ट सक्सेसर, यानी उसके बाद कौन सा नोड आता है उसका भी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर्ड होता है, यानी पॉइंटर। The last node of list contains null in pointer field. The pointer contains the address of location where next information is stored. जो लास्ट नोड होता है ना, उसके पॉइंटर में नल होता है, क्योंकि उसके बाद तो कोई नोड है नहीं, तो वो नल स्टोर करके रखता है कि मतलब मेरे बाद कोई नहीं है। द पॉइंटर कंटेन्स एड्रेस ऑफ द लोकेशन वेयर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड। पॉइंटर में उस लोकेशन का एड्रेस होता है जहाँ पे नेक्स्ट नोड या नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। ए लिंक लिस्ट है A linked list also contains a list pointer variable called start, which contains the address of the first node in the list। एक लिंक लिस्ट में क्या होता है? एक और पॉइंटर होता है जिसको हम स्टार्ट बोलते हैं, और वो क्या होता है? लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड को का एड्रेस स्टोर करता है, करके रखता है। मतलब ऐसा थोड़ी बहुत इधर उधर नोड रहेगा तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कहाँ से लिस्ट स्टार्ट हो रहा है? तो लिस्ट स्टार्ट के वेरिएबल को हम लोग स्टार्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रखते हैं फर्स्ट नोड के एड्रेस को। इफ देयर इज नो नोड इन द लिस्ट इज कॉल्ड नल्ड लिस्ट और एम्प्टी लिस्ट। अगर लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, यानी लिंक लिस्ट में एक भी नोड नहीं है, तो उसको एम्प्टी लिस्ट या नल लिस्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद है फॉर एग्जांपल, फॉलोइंग फिगर इलस्ट्रेट्स अ लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर विथ 3 नोड्स, ईच नोड कंटेनिंग वन इंफॉर्मेशन फील्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक एग्जांपल है स्टार्ट, इसको इसका एड्रेस बता रहा है, स्टार्ट वेरिएबल में इसका एड्रेस स्टोर है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है वन और यहाँ पे एक पॉइंटर है नेक्स्ट नोड, ये नोड वन, नोड टू, नोड थ्री आपको दिख रहा है। और यहाँ पे लास्ट वाला नोड जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, द सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग नोड, स्ट्रक्ट यहाँ पे पहले लिखेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और नोड लिखेंगे, और डेटा टाइप इन्फॉर्मेशन, जो भी डेटा टाइप हम लोग बनाना चाहे, और डेटा टाइप इन्फॉर्मेशन बनाना है तो और भी डेटा टाइप्स और भी फील्ड्स हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद लास्ट में ये इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, यानी पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। एक पॉइंटर है इसी स्ट्रक्चर के टाइप का, आप देख सकते हो स्ट्रक्ट नोड, लेकिन स्टार लगा हुआ है, मतलब ये पॉइंटर, ये बताएगा कि दूसरा स्ट्रक्चर कहाँ पे है। इसको इसमें जो भी डेटा है उसको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए नोड वन डॉट नेक्स्ट एड्रेस ऑफ नोड टू, यानी नोड वन और डॉट नेक्स्ट ऑपरेटर को यूज करके हम लोग उस नेक्स्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर ये पॉइंटर टाइप का हुआ पहला वाला नोड वन वेरिएबल, तो हम लोग यहाँ पे एरो ऑपरेटर यूज करेंगे, इसको लिंकिंग बोलते हैं नोड्स के। ठीक है, अब एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट देख लेते हैं। A linked list allocation storage method can result in efficient use of computer memory and computer time। एक लिंक लिस्ट में अगर हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं तो वो कंप्यूटर के स्टोरेज और टाइम को एफिशिएंट बनाता है।
लिंक लिस्ट आर यूजफुल बिकॉज लिंक लिस्ट दो मेन रीजंस की वजह से यूजफुल है। देखते हैं अनप्रेडिक्टेबल स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। अगर हम लोगों का स्टोरेज रिक्वायरमेंट प्रेडिक्टेबल नहीं है, यानी हम लोगों को नहीं पता कि कितना डेटा हम लोग के पास आएगा, द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड बाय ए प्रोग्राम इन these areas often depends on data being processed and consequently these requirements cannot be easily determined at the time of writing the program। द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डेटा हम लोग जब प्रोग्राम लिख रहे हो, डेटा इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम, यानी जब हम प्रोग्राम लिख रहे हो तब हम लोग को नहीं पता होता कि एग्जैक्ट कितने साइज का डेटा आने वाला है। तो लिंक लिस्ट का ये भी फायदा है कि हम लोग इसमें जितने नंबर ऑफ नोड्स मर्जी ऐड कर सकते हैं। अगर 10 डेटा स्टोर करना है तो 10 नोड बनाएंगे, अगर 11वां स्टोर करना है तो एक और नोड ऐड कर लेंगे, और अगर 5 करना है तो 5 नोड को डिलीट कर देंगे और 5 में ही डेटा स्टोर करके रख लेंगे। ये बहुत अच्छा एक यूजफुल फीचर हो जाता है लिंक लिस्ट में। उसके बाद एक्सटेंसिव मैनिपुलेशन ऑफ stored data programs in these areas requires operations such as insertion and deletion to perform frequent operations on data। ठीक है, तो एक्सटेंसिव मैनिपुलेशन ऑफ stored data मतलब जो भी डेटा स्टोर किया हुआ है उसमें हम लोग बहुत इजीली इसमें इंसर्शन डिलीशन कर सकते हैं। ठीक है, बिग O ऑफ वन ऑपरेशन इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, तो बिग O ऑफ वन में हम इसको यानी कांस्टेंट टाइम में हम लोग इसमें कोई भी इंसर्शन या डिलीशन अपडेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट में कहता है देयर आर 4 की टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, यानी लिंक लिस्ट के ऐसे तो टाइप्स होते हैं बहुत, लेकिन 4 जनरली टाइप्स में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सिंगली लिंक लिस्ट, दूसरा है डबली लिंक लिस्ट, उसके बाद सर्कुलर लिंक लिस्ट और सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। तो इसको देखते हैं। पहला है सिंगली लिंक लिस्ट, इट इज अ अनडायरेक्शनल लिंक लिस्ट सो वी कैन ओनली ट्रैवर्स इट वन डायरेक्शन, यानी कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, यानी अनडायरेक्शनल होता है, तो हम इसको एक ही डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि कब ये बाई डायरेक्शनल हो जाता है। उसके बाद आई फ्रॉम हेड टू द टेल नोड, यानी हेड और यहाँ पे एक टेल नोड, ये लास्ट वाले नोड को टेल बोलते हैं। यहाँ पे टेल लिखा हो, यहाँ पे हेड लिखा हो। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये टेल नोड तक जाके लिस्ट खत्म हो जाएगा। हम लोग यहाँ से अगर ट्रैवर्स करना स्टार्ट करें तो हम लोग इसको एक ही डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकते हैं। अब है डबली लिंक लिस्ट, इट इज a bidirectional linked list so we can traverse in both the directions, unlike singly linked list its node containing one extra pointer called the previous pointer। ठीक है, इसमें क्या होता है डबली लिंक लिस्ट में कि इसमें बाई डायरेक्शनल लिंक लिस्ट होता है, यानी दोनों तरफ इसमें हम लोग ट्रैवर्स कर सकते हैं। सो वी कैन ट्रैवर्स इन बोथ द डायरेक्शंस। अनलाइक सिंगली लिंक लिस्ट इट्स नोड कंटेनिंग, सिंगली लिस्ट से इसमें थोड़ा सा अलग क्या होता है कि इसमें एक और पॉइंटर होता है कि पीछे वाला एड्रेस को भी स्टोर करने के लिए। आप देख सकते हो ये पहला वाला नोड है तो इसके पीछे कोई नहीं है, तो ये तो पहले नल स्टोर करके रखेगा अपने प्रीवियस में, तो ये प्रीवियस नाम का एक प्रीवियस पॉइंटर होता है। ठीक है, जिसमें प्रीवियस नोड का इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, यानी हम लोग पीछे भी जा सकते हैं। अगर किसी नोड कोई नोड हमको दे दिया जाए तो हम उसके प्रीवियस को, उसमें एक प्रीवियस फील्ड होगा, उससे हम लोग उसके प्रीवियस नोड तक भी पहुंच सकते हैं और उसके नेक्स्ट नोड तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नोड्स का डबली लिंक लिस्ट बना हुआ है जिसमें दोनों तरफ पॉइंटर्स है, प्रीवियस भी है और नेक्स्ट भी है, इसमें भी प्रीवियस नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट। अब है सर्कुलर लिंक लिस्ट, it is an unidirectional linked list so we can traverse it in only one direction, but this type of linked list has its last node pointing to the head node, so while traversing we need to be careful traversing when we visit द हेड नोड। यहाँ पे एक पिक्चर में गलत है, ठीक है, यहाँ पे 96 होगा, नल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो लास्ट नोड होता है ना वो फर्स्ट वाले को पॉइंट करता है, यानी ये नोड इस पे पॉइंट कर रहा है एरो के थ्रू, ये नोड इस पे पॉइंट कर रहा है, यानी इसका एड्रेस स्टोर कर रखा है, इसका एड्रेस है ना 108, तो ये 108 स्टोर करके रखता है, और इसका एड्रेस ये 100 है, इसके नेक्स्ट नोड इस वाले नोड के लिए ये नेक्स्ट है, तो इसका एड्रेस है 100, तो इसका स्टोर करके रखा है ये 100, तो ये लास्ट वाले नोड को नल पॉइंट नहीं करेगा, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट में इसको पॉइंट करके रखेगा। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 96 होगा। ठीक है, उसके बाद है सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ डबल लिंक लिस्ट एंड ए सर्कुलर लिंक लिस्ट लाइक द, ये एक सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट क्या होता है, ये डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट, अभी जो हमने दूसरा और तीसरा टाइप पढ़ा उन दोनों का मिक्सचर है। लाइक द डबली लिंक लिस्ट इट हैज वन एक्स्ट्रा पॉइंटर, डबली लिंक लिस्ट में हम लोगों ने देखा था कि एक पीछे भी पॉइंटर होता था। ठीक है, तो इसमें भी एक पीछे भी पॉइंटर होगा, और उसके बाद है इट हैज वन एक्स्ट्रा पॉइंटर कॉल्ड द प्रीवियस पॉइंटर, इसमें भी प्रीवियस पॉइंटर होगा। एंड सिमिलर टू सर्कुलर लिंक लिस्ट इट्स लास्ट नोड पॉइंटिंग टू द हेड नोड, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अगर ऐसे लिस्ट है तो ये लास्ट नोड हेड नोड को पॉइंट कर रहा है।
यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बनता फर्स्ट सर्कुलर वाले में कि ये वाला नोड यहाँ पे होता और इस पे पॉइंट कर रहा होता। दिस टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इज बाई डायरेक्शनल लिस्ट, सो यू कैन ट्रेवर्स इट इन बोथ द डायरेक्शंस। यानी ये बाई डायरेक्शनल होता है, अगर हम लोग इस नोड पे हैं तो हम लोग यहाँ से पीछे भी जा सकते हैं, यानी प्रीवियस पॉइंटर को देख के, या और इसके नेक्स्ट पॉइंटर को देख के आगे भी जा सकते हैं। अब है एप्लीकेशंस ऑफ लिंक लिस्ट, यानी लिंक लिस्ट के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। तो इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट स्टैक एंड क्यूज, यानी लिंक लिस्ट का एक बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हम लोग स्टैक और क्यू को इम्प्लीमेंट करने में यूज करते हैं। इट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट स्पार्स मैट्रिक्स। स्पार्स मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स का ही टाइप्स होता है जिसमें जीरोस, नंबर ऑफ जीरो एंट्रीज बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये स्पार्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे इसमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिंक लिस्ट का यूज किया जाता है। उसके बाद है वी कैन इम्प्लीमेंट एन इमेज व्यूअर यूजिंग सर्कुलर लिंक लिस्ट। आप लोगों ने देखा होगा कि इमेज व्यूअर, जब हम गैलरी में फोटो देख रहे होते हैं तो अगर हम लोग लास्ट फोटो तक चले जाते हैं और स्क्रॉल करते हैं तो वो फिर से स्टार्टिंग से दिखाने लगता है। तो इस फीचर को हम लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है वी कैन यूज लिंक लिस्ट कंसेप्ट टू नेविगेट थ्रू वेब पेजेस, यानी वेब पेजेस में हम लोग एक पेज से दूसरे पेज, एक पेज फिर दूसरे से तीसरे पेज, इस फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए लिंक लिस्ट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है 8th नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैक, एक्सप्लेन पुश एंड पॉप ऑपरेशन। ठीक है, स्टैक से आप क्या समझते हैं, पुश और पॉप ऑपरेशंस को एक्सप्लेन करना है। स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, पहले भी आपको मैंने बता रखा है, स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट्स एक के बाद एक स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। दैट फॉलोज अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करता है जिसमें उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे वो जो भी पुश एंड पॉप है, इंसर्शन डिलीशन। तो द ऑर्डर में भी लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फीलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि लास्ट इन, जो लास्ट में आया है वो फर्स्ट आउट करेगा यानी पहले निकलेगा, या फिर बोल सकते हैं जो फर्स्ट इन, जो पहले आया है वो सबसे लास्ट में निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो स्टैक खाली है तो जो पहले आया, फिर उसके बाद आया, फिर उसके बाद आया, तो जो पहले आया वो लास्ट में निकलेगा। लेकिन अगर इसको हम लोग दूसरे स्ट्रेटेजी से देखें तो लीफो, यानी ये कॉमन है, आप सेकंड वाले को इग्नोर कर सकते हो, आप फर्स्ट वाले को सिर्फ लीफो को समझो। इसमें होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक हम लोग एलिमेंट रखते जा रहे हैं स्टैक में, ठीक है। तो जो लास्ट में हम सबसे ऊपर रखेंगे उसको पहले निकालेंगे, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पाइल ऑफ प्लेट्स केप्ट ऑन अ टॉप ऑफ ईच अदर इज ए रियल लाइफ एग्जाम्पल, यानी अगर हम लोग प्लेट्स के, जो हम लोग प्लेट्स एक के ऊपर रखते हैं ना घर पे, तो हम लोग ऊपर वाले प्लेट को निकालेंगे, जो जो सबसे लास्ट में रखा होगा उसको पहले निकालेंगे, तो वही लीफो प्रिंसिपल कहता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद है the plate which we put in last on the top, and since we remove the plate that is a top, that is the top, we can say that the plate that was put last comes first out, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद है ऑपरेशंस, देख लेते हैं स्टैक पे क्या क्या होता है। ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन स्टैक, यानी पहला ऑपरेशन है पुश, इंसर्टिंग एडिंग एलिमेंट इन स्टैक। पुश ऑपरेशन क्या कहता है, अगर किसी भी स्टैक में किसी एलिमेंट को डालना या फिर इंसर्ट करना, पुश ऑपरेशन कहलाता है। उसके बाद है पॉप ऑपरेशन, रिमूविंग रिट्राइविंग द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, यानी कि स्टैक में से जो टॉप एलिमेंट्स है ना, स्टैक के सबसे ऊपर है, मैंने कहा था कि लास्ट एलिमेंट फर्स्ट आउट, यानी जब उस एलिमेंट को निकालेंगे सबसे ऊपर वाले को तो उसको पॉप ऑपरेशन करेंगे, यानी पॉप कर लेना। उसके बाद है इज फुल। इज फुल क्या होता है कि चेकिंग वेदर द स्टैक इज फुल। इज फुल फंक्शन क्या करता है या फिर ऑपरेशन इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि हम लोग चेक करते हैं कि स्टैक कहीं फुल तो नहीं हो गया, यानी भर तो नहीं गया। अगर 10 साइज है और 10 हमने उसमें एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए तो 11 में हम कैसे डालेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है, इसको हम लोग स्टैक ओवरफ्लो बोलते हैं। उसके बाद है इज एम्प्टी, ठीक है। इसमें चेक करते हैं हम लोग कि कहीं स्टैक खाली तो नहीं है, चेकिंग वेदर द स्टैक इज एम्प्टी, और अगर स्टैक खाली होता है तो हम लोग इसको कहते हैं स्टैक अंडरफ्लो। उसके बाद है पीक ऑपरेशन, लुकिंग और चेकिंग वैल्यू एट एनी इंडेक्स ऑन इन स्टैक विदाउट रिमूविंग इट। फॉर एग्जांपल आप बस सिर्फ चेक करना चाहते हो, ठीक है। आपने जैसे मान लो एक के ऊपर प्लेट्स रख रखा है, तो आप तीसरे प्लेट को देखते हो, चौथे प्लेट्स को देखते हो, ऊपर वाले को हटाते नहीं हो, बस देखते हो, पीक करना है कि वहां पे वैल्यू क्या है, ठीक है। उसके बाद है पुश एंड पॉप ऑपरेशन। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि पुश एंड पॉप ऑपरेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो इसको देख लेते हैं। पुश एड्स on an element item to the stack. If the stack is full, then it is said to be overflow condition. push क्या करता है, एक एलिमेंट ऐड करता है उसमें, ठीक है।
और पहले ये चेक करता है कि इफ द स्टैक इज फुल, और अगर स्टैक फुल होता है तो ये पहले ही बोल देता है कि स्टैक ओवरफ्लो और नहीं हो सकता है ऐसा। तो इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं। सबसे पहले बिगिन, कोई भी एल्गोरिदम में हम लोग स्टार्ट या बिगिन लिखते हैं पहले। उसके बाद इफ स्टैक इज फुल रिटर्न, यानी अगर स्टैक फुल है तो रिटर्न कर जाओ, काम तो नहीं हो सकता, यानी हम लोग उसमें एलिमेंट पुश ही नहीं कर सकते, इंसर्ट ही नहीं कर सकते। एंड इफ, यानी इफ ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे खत्म हो गया। अब है एल्स। एल्स अगर मान लो कि स्टैक फुल नहीं है, स्टैक में खाली जगह है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इंक्रीमेंट टॉप करेंगे, यानी अगर कोडिंग की भाषा में बोले तो टॉप प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। उसके बाद है स्टैक टॉप असाइन वैल्यू, यानी जो भी वैल्यू हम लोगों को इंसर्ट करना है वो स्टैक के टॉप पोजीशन पे अब हम वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद एल्स इंड हो जाएगा, उसके बाद इंड प्रोसीड्यूर, मतलब ये एल्गोरिदम खत्म हो गया। अब देख लेते हैं पॉप ऑपरेशन। रिमूव्स वन आइटम फ्रॉम द स्टैक, द आइटम्स आर पॉप्ड इन द ट्रैक रिवर्स ऑर्डर इन विच दे आर पुश्ड। पुश पॉप क्या करते हैं, मैंने पहले बताया कि ये एक एक करके ऊपर से एलिमेंट निकालता जाता है। तो ऐसा होता है कि जब हम लोग रखते जाते हैं एलिमेंट एक के बाद एक के बाद एक, और जब उसको वापस निकालते हैं तो वो रिवर्स ऑर्डर में निकलेगा ऑटोमेटिकली। आप किसी ने जैसे यहाँ पे 1 रखो, फिर 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, लेकिन जब आप निकालोगे तो पहले 4 निकलेगा, फिर निकालोगे 3 निकलेगा, फिर निकालोगे 2, फिर निकालोगे 1 निकलेगा। उसके बाद है इफ द स्टैक इज एम्प्टी देन इट इज सेड टू बी एंड अंडर फ्लो कंडीशन, ठीक है। लेकिन अगर स्टैक खाली हो, स्टैक में कोई जगह है ही नहीं, ठीक है, अगर हम लोग चाह रहे हैं यहाँ से कुछ निकालना, तो ऐसा होगा नहीं कि ऐसा तो होगा ही नहीं कि उसमें से कुछ एलिमेंट निकलेगा, तो उसको हम लोग स्टैक अंडर फ्लो कंडीशन बोलेंगे। तो इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं। सबसे पहले बिगिन या स्टार्ट, जो भी आप लिखते हो एल्गोरिदम के पहले लिख सकते हो, दोनों सही है। इफ स्टैक इज एम्प्टी, और अगर स्टैक खाली है तो रिटर्न कर जाओ कि भैया खाली है तो कहाँ से निकाल के देंगे हम। उसके बाद है एंड इफ, यानी इफ एंड इफ ब्लॉक जो है वो खत्म हो गया। उसके बाद है एल्स, अगर मान लो कि खाली नहीं है, उसमें कुछ एलिमेंट है, तो स्टैक वैल्यू ऑफ, मतलब स्टोर वैल्यू ऑफ स्टैक टॉप, यानी स्टैक टॉप इंडेक्स पे जो भी वैल्यू थी उसको स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में, फिर टॉप को डिक्रीमेंट कर देंगे, यानी बता देंगे कि भाई टॉप अब यहाँ पे नहीं है, टॉप नीचे है, टॉप वाला एलिमेंट हमने उठा लिया। उसके बाद रिटर्न वैल्यू, यानी वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, और इन एल्स हो जाएगा। उसके बाद इन प्रोसीड्यूर, यानी एल्गोरिदम खत्म। अब देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स, यानी सिंबल बैलेंस करने में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद इनफिक्स एंड पोस्ट फिक्स कन्वर्सन, आपने देखा होगा बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन होता है, जैसे x प्लस वाई होता है, हम लोग उसको एक्स वाई प्लस लिख देते हैं, ठीक है। तो उसके कन्वर्जन में स्टैक का यूज किया जाता है, कंप्यूटर भी इसी के थ्रू इसको कन्वर्ट करता है। उसके बाद है रीडो अंडो फीचर्स एट मेनी प्लेसेस लाइक फोटोशॉप। आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या फिर एक्सेल में एक रीडो और अंडो का फीचर होता है, इसको स्टैक को यूज करके ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फीचर्स इन वेब ब्राउजर्स। आप देख सकते हो वेब ब्राउजर में फॉरवर्ड और बैकवर्ड फीचर, यानी कि पिछले पेज में जाने के लिए यहाँ पे होता है ना पिछले पेज, और नेक्स्ट पेज में जाने के लिए, तो वो उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाता है स्टैक को यूज करके। उसके बाद है 9th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज क्यू, एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशंस एंड टाइप्स। 9th नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्यू, क्यू क्या होता है, ये क्यू इज एन अब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि स्टैक पे एक अब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर था, ये भी एक अब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर ही है। अब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद समवट सिमिलर टू स्टैक्स, इट इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लेकिन ये कुछ कुछ स्टैक जैसा ही है, ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यानी ये एक ही, इसमें भी एक के बाद एक करके एलिमेंट स्टोर्ड होते हैं, अनलाइक स्टैक। लेकिन स्टैक से अलग इसमें क्या होता है कि ए क्यू इज ओपन एट बोथ इट्स एंड, यानी स्टैक में हम लोग सिर्फ नीचे वाला तो एकदम क्लोज था, ऊपर से हम लोग एलिमेंट रख रहे थे निकाल लेते, लेकिन क्यू में क्या होगा कि क्यू में इधर से भी एलिमेंट निकल सकता है, ऑपरेशन हो सकता है इंसर्शन डिलीशन, इधर से भी खुला होता है, इधर से भी खुला होता है, तो इसमें एक साइड से इंसर्शन होगा, दूसरे साइड से डिलीशन होता जाएगा, ठीक है। वन एंड इज ऑलवेज यूज टू इंसर्ट डेटा, यानी एक एंड जो होता है उसमें ऑलवेज डेटा इंसर्ट करने के लिए उसको यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन क्यू ऑपरेशन, ठीक है। ई एन क्यू यू ई, इसको इन क्यू ऑपरेशन बोलते हैं। एंड द अदर एंड इज यूज टू रिमूव डेटा, और दूसरा एंड जो होता है वो डेटा रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, इसको डी क्यू ऑपरेशन बोलते हैं। Q follows first in first out methodology, i.e. the data item stored first will be accessed first, यानी कि क्यू क्या होता है ना, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है, यानी जो पहले आओ भैया पहले पाओ, यानी पहले आओगे पहले जाओगे, बाद में नहीं कि आपको, मतलब स्टैक जैसा ये गलत नहीं करता कि जो बाद में आया है उसको पहले छोड़ देता है, ये बहुत ईमानदारी से काम करता है, ठीक है, कि जो पहले आया है वो पहले उसका काम ये पहले करेगा, उसको बाहर निकाल देगा। Example, a real world example of queue can be a single lane one way road where the vehicle enters
फर्स्ट एग्जिट्स फर्स्ट। यानी कि आपने अगर कभी वन वे रोड देखा होगा तो उसमें जो पहले गाड़ी जाती है वो पहले पास कर जाएगी रोड को, और उसके बाद जो गाड़ी जाएगी उसके बाद पास करेगी। तो एक के पीछे एक ऐसे ही गाड़ियां वन वे में जाती है। तो वो सेम वो क्यू का ही पैटर्न है। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू, यानी क्यू का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। ए क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरेज एंड लिंक लिस्ट। एक क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए एरे और लिंक लिस्ट दोनों का यूज कर सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी शैल इम्प्लीमेंट क्यूज यूजिंग वन डायमेंशनल एरे। लेकिन हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए वन डायमेंशनल एरे को यूज करके क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं। दैट मे कॉज वेस्टेज, मेमोरी वेस्टेज। यानी अगर हम लोग क्यू का एक इम्प्लीमेंटेशन करते हैं स्टैक को यूज करके तो ऐसा हो सकता है कि इसमें हमारा मेमोरी वेस्टेज हो जाए। आप लोग इसको डिटेल में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि मेमोरी वेस्टेज कहाँ पे होता है। और मे बी ओवरफ्लो आफ्टर फ्यू इन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशन, ठीक है। तो उसमें स्टैक पे क्या होता है, ऐसा एक लंबा स्टैक होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग यहाँ पे इंसर्शन डिलीशन करते 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 एक टाइम आता है जहाँ पे हम लोग इधर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, रेयर को इंक्रीमेंट करते करते। तो वो सब आगे हम लोग अभी देखेंगे। उसके बाद है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ क्यू इन क्यू, ठीक है। ऐड, स्टोर एन आइटम टू द क्यू। यानी इन क्यू ऑपरेशन क्या कहलाता है, ये सिमिलर टू स्टैक में पुश जैसा ही है, ठीक है। इसमें एलिमेंट किसी को इंसर्ट करना या फिर ऐड करना क्यू में, उसको इन क्यू कहा जाएगा। डी क्यू पॉप जैसा ही है, इसमें रिमूव एक्सेस ऑन द आइटम फ्रॉम द क्यू, यानी इसमें एलिमेंट को रिमूव किया जाता है और या फिर एक्सेस किया जाता है। उसके बाद है पीक, गेट्स द एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। जैसे स्टैक में पीक का जो काम था यहाँ भी वही है। उसके बाद इज फुल, ये चेक करता है कि क्यू फुल तो नहीं हो गया। इज एम्प्टी, यानी ये चेक करता है कि कहीं क्यू खाली तो नहीं है। अब देख लेते हैं इन क्यू ऑपरेशन को डिटेल में। तो क्यू कंटेन्स टू पॉइंटर्स, फ्रंट एंड रियर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रंट एंड रियर। यहाँ पे दो इसके पॉइंटर्स होते हैं। पॉइंटर मतलब ये नहीं कि पॉइंटर वेरिएबल होगा, ठीक है। पॉइंटर कहने का मतलब है कि ये जैसे मतलब जैसे मैंने ये माउस पॉइंटर ले रखा है कि हाँ बताएगा कि ये कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे है द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू इन क्यू इंसर्ट डेटा इनटू क्यू। यानी कि यहाँ पे जो स्टेप 5 स्टेप बताए हुए हैं ये स्टेप्स हम लोग लेंगे डेटा क्यू में एंटर करने के लिए, ठीक है। तो कहता है कि ये चेक इफ क्यू इज फुल, यानी पहला स्टेप कहता है कि चेक करो कहीं क्यू फुल तो नहीं, यानी भर तो नहीं गया। अगर भर गया तो कैसे उसमें और एलिमेंट डाल पाएंगे। तो इफ फुल प्रोड्यूस ओवरफ्लो एरर एंड एग्जिट, यानी अगर फुल हो गया है तो हम लोग सीधा ओवरफ्लो एरर प्रोड्यूस कर देंगे और कह देंगे कि एग्जिट, भैया ऐसा नहीं हो सकता। तो थर्ड स्टेप है इफ द क्यू इज नॉट फुल, और अगर क्यू फुल नहीं है उसमें जगह है तो हम लोग क्या करेंगे, रेयर को पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे और पॉइंट टू द नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस, यानी उसको नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस पे पॉइंट करने बोल देंगे। ऐड डेटा एलिमेंट टू द क्यू लोकेशन वेयर रेयर इज पॉइंटिंग, यानी अब जहाँ पे रेयर पॉइंट कर रहा है वहां पे हम लोग इसको डेटा को स्टोर कर देंगे। उसके बाद है रिटर्न सक्सेस। अगर आपको ये एल्गोरिदम समझ में नहीं आया तो आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत है। उसके बाद है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इसका क्या होता है, इफ क्यू इज फुल, पहले चेक करना है कि क्या क्यू फुल है। अगर फुल है तो रिटर्न ओवरफ्लो, बोल देंगे भैया ओवरफ्लो हो गया, अब तो इसमें नहीं डाल सकते। उसके बाद है एंड इफ ब्लॉक खत्म हो गया। उसके बाद है रियर इक्वल टू रियर प्लस वन, यानी रियर को हम लोगों ने कहा था कि बढ़ा देंगे और उसके बाद रियर के जगह पे वैल्यू स्टोर कर देंगे, डेटा को ट्रू रिटर्न कर देंगे क्योंकि सक्सेसफुल हुआ और प्रोसीड्योर इसी के साथ खत्म हो गया। उसके बाद है DQ ऑपरेशन। DQ ऑपरेशन क्या कहलाता है, एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम द क्यू इज द प्रोसेस ऑफ टू टास्क, ठीक है। डेटा अगर हम लोग क्यू से निकालना चाहते हैं तो वो दो टास्क का कॉम्बिनेशन है। पहला टास्क क्या कहता है कि एक्सेस द डेटा वेयर फ्रंट इज पॉइंटिंग एंड रिमूव द डेटा आफ्टर एक्सेस, यानी कि ऐसा कहना होता है कि इसमें पहले जो जहाँ पे फ्रंट पॉइंट कर रहा है ना उसको एक्सेस कर लो, ठीक है, और वहां से उसके बाद डेटा को रिमूव कर दो। The following steps are taken to perform DQ ऑपरेशन। DQ ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यही कुछ स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स इसमें भी हैं। तो पहले चेक कर लेते हैं क्या होता है। इसमें है चेक इफ क्यू इज एम्प्टी, पहले चेक करना है कि कहीं क्यू खाली तो नहीं है। उसके बाद इफ द क्यू इज एम्प्टी प्रोड्यूस अंडरफ्लो एरर एंड एग्जिट, अगर क्यू खाली है तो बोल दो कि अंडरफ्लो हो गया, यानी इसमें कुछ जगह कुछ है ही नहीं तो मैं क्या निकालूं, ठीक है, तो एग्जिट कर जाएगा उसी के साथ। इफ द क्यू इज नॉट एम्प्टी, अगर क्यू एम्प्टी नहीं यानी उसमें कुछ है तो उसमें निकाला जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो एक्सेस द डेटा वेयर फ्रंट इज पॉइंटिंग, यहाँ पे यानी जहाँ पे फ्रंट पॉइंट कर रहा है वहां से उसको एक्सेस कर लेना। आप याद रखना कि फ्रंट DQ जो होगा वो फ्रंट पे होगा, इनक्यू जो होगा वो रियर पे होगा। रियर मतलब पीछे वाला, फ्रंट मतलब आगे वाला। मतलब रियर पे यहाँ पे इनक्यू यानी यहाँ से एलिमेंट डालेंगे
और यहाँ से एलिमेंट निकालेंगे। वो बोलते हैं नहीं, एक साइड से आलू डालो, दूसरे साइड से सोना निकालो, ऐसा वाला बात है, ठीक है। इधर से इन क्यू होगा, आलू में आलू डालेंगे और डी क्यू करेंगे, सोना निकालेंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं रिटर्न इम्प्लीमेंट फ्रंट पॉइंटर इंक्रीमेंट फ्रंट पॉइंटर टू पॉइंट टू द नेक्स्ट अवेलेबल डेटा एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से लास्ट में ये है, ठीक है, अगर हम लोग इसको निकाल लेते हैं तो नीचे वाला को कर देंगे, इधर फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा। एल्गोरिथम देख लेते हैं प्रोसीड्योर डी क्यू, यानी प्रोसीड्योर, और यहाँ पे हम लोग डी क्यू प्रोसीड्योर का नेम भी दे सकते हैं एल्गोरिथम में। तो इफ क्यू इज इम्प्टी, अगर क्यू खाली है तो बोल दो रिटर्न अंडरफ्लो, यानी अंडरफ्लो रिटर्न कर दो कि भैया इसमें एलिमेंट नहीं है, हम नहीं निकाल सकते। उसके बाद है एंड इफ, यानी इफ ब्लॉक खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, डेटा इक्वल टू क्यू फ्रंट, यानी क्यू के फ्रंट पोजीशन पे जो भी डेटा था उसको हम लोग डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस वन, यानी फ्रंट को इंक्रीमेंट कर देते हैं और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे जो भी डेटा होगा, और प्रोसीड्योर खत्म हो गया इसी के साथ। अब है टाइप्स ऑफ क्यू। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूज। क्यूज के 4 डिफरेंट टाइप होते हैं। पहला है सिंपल क्यू, प्रायोरिटी क्यू, सर्कुलर क्यू और डबल एंडेड क्यू। ये थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है, कोई बात नहीं, आप इसी वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट खत्म कर देंगे। उसके बाद है simple queue. In a simple queue, insertion takes place at the rear and removal occurs at the front. यानी सिंपल क्यू में जो होता है वो रियर पे इंसर्शन होता है और फ्रंट पे रिमूवल हो जाता है। यानी ये अगर रियर है तो अगर इधर से हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, ये लिंक लिस्ट को यूज करके इम्प्लीमेंटेशन है, इसलिए हम लोग लिंक लिस्ट में हम लोग इधर फ्रंट क्यों कर लेते हैं, इधर रियर क्यों कर लेते हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन जब आप देखोगे लिंक लिस्ट का तो अब आपको पता चलेगा ये बहुत एफिशिएंट हो जाता है, यानी बहुत ईजी होता है हम लोगों को इंसर्शन डिलीशन करना। तो इधर हम लोग रेयर कर देते हैं, इधर फ्रंट करेंगे, यानी एलिमेंट इधर से आएंगे और इधर से निकलते जाएंगे। यानी यहाँ से पहले अगर हम लोग को डी क्यू करना होगा तो पहले इसको उठा लेंगे, और अगर इन क्यू करना है यानी कुछ एलिमेंट डालना है तो यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद है सर्कुलर क्यू, यानी द एलिमेंट पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट मेकिंग अ सर्कुलर क्यू। ये सिंपल क्यू जैसा मतलब क्यू मैंने बताया वही क्यू होता है, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। उसके बाद सर्कुलर क्यू, द एलिमेंट्स पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट मेकिंग अ सर्कुलर क्यू, यानी कि सर्कुलर क्यू में आपने देखा जैसे सर्कुलर लिख लेते हैं कि लास्ट वाला जो होता है वो पहले वाले को पॉइंट करने लग जाता है, तो वही है सर्कुलर क्यू। मेन एडवांटेज ऑफ सर्कुलर क्यू ओवर अ सिंपल क्यू इज बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन। इसका जो मेन एडवांटेज है वो मेमोरी का बेटर यूटिलाइज करना है, यानी मेमोरी को अच्छे तरीके से यूज करना है। इफ विल la if the last position is full and the first position is empty, we can insert an element in the first position. अगर हम लोग के पास यहाँ तक फुल हो गया और यहाँ पे कोई नोड ही नहीं है जिसमें हम लोग ये डेटा डाल पाए और ये वाला खाली है तो हम लोग यहाँ पे लाके डाल सकते हैं, ठीक है। द एक्शन इज नॉट पॉसिबल इन सिंपल क्यू, और ये जो एक्शन है कि ये फर्स्ट लास्ट में अगर जगह भर गया तो पहले वाले में लाके डाल दे सकते हैं, ये सिंपल क्यू में ये फीचर अवेलेबल नहीं होता। अब देख लेते हैं प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू क्या होता है कि इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यू इन विच ईच एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद अ प्रायोरिटी एंड इज सर्व्ड अकॉर्डिंग टू इट्स प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि हर जो एलिमेंट होता है ना, हर डेटा होता है उसका एक प्रायोरिटी बनाया होता है, ठीक है। वो कि मतलब इसका अगर 2 प्रायोरिटी है तो ये पहले जाएगा, 3 प्रायोरिटी है तो ये उससे भी पहले जाएगा, 1 प्रायोरिटी है मतलब इसको सबसे बाद में हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है। If elements with the same priority occur, then they are served according to their order in queue, ठीक है। और अगर मान लो कि दोनों की प्रायोरिटी सेम हो जाती है, जैसे मान लो 2 नोड्स है, ये इन दोनों की प्रायोरिटी अगर 2 हो जाती है तो जैसे ही वो क्यू के जिस ऑर्डर में होंगे ना कि जो पहले आया होगा वो पहले निकलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला रूल लग जाएगा। उसके बाद है डी क्यू फीचर, ठीक है। तो यहाँ पे डी क्यू एक टाइप है, ठीक है। डी क्यू डबल एंडेड क्यू को बोलते हैं, ठीक है, यानी डी एंडेड, डी फॉर डबल एंड ई फॉर एंडेड और क्यू, ठीक है। इन ए डबल एंडेड क्यू insertion and removal of elements are can be performed from either from the front or the rear। इसमें क्या होता है ना, ये क्यू के रूल्स के साथ थोड़ा सा मतलब कि बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इंसर्शन डिलीशन दोनों पे परफॉर्म किया जा सकता है, यहाँ पर भी इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे भी इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं, और इसीलिए ये फीफो प्रिंसिपल यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है उसको फॉलो भी नहीं करता। अब देख लेते हैं हमारा 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज ट्री, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री, डिस्क्राइब इट विथ एग्जांपल, ठीक है। ट्री क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं, इसके टाइप्स को एक्सप्लेन करना है उसके एग्जांपल्स के साथ। तो ए ट्री इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड
a hierarchical data structure consisting of a collection of nodes such as each node of the tree stores a value and a list of reference to other nodes। ठीक है, तो ट्री क्या होता है कि एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जैसा हमने पढ़ा था लीनियर एंड नॉन लीनियर, तो ट्री उसमें नॉन लीनियर में आता है। और ये हायरार्कियल, हायरार्कियल यानी कि मतलब इसमें पीढ़ी दर, यानी एक यहाँ है, इसके नीचे कुछ मान लो इसके 2 बेटे हो गए, उसके 4 पोते हो गए, ऐसा कुछ समझ लो हायरार्कियल। जैसे पेरेंट होता है ना ह्यूमन में हायरार्की, वैसा ही कुछ ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसमें हर नोड जो होता है ना, जैसा लिंक लिस्ट होता है वैसा ही इसमें भी नोड होता है। मैं आगे नीचे दिखाऊंगा, उसको वर्टिसेस भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि नोड्स को, उसमें हम लोग डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, और उसमें बताया होता है कि उसके नीचे कौन आ रहा है, यानी उसके डिसेंडेंट्स कौन कौन है। मतलब अगर मान लो कोई फादर है तो वो अपने दोनों बच्चों का या फिर डिटेल्स रखता है कि इसके बाद कौन सा 2 नोड आ रहा है। This data structure is a specialized method to organize and store data in the computer to be used more efficiently। जो बहुत efficiently डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग बाइनरी सर्च ट्री BST की बात करें तो वो डेटा को इतना एडवांसली स्टोर करता है कि उसमें उस वो मतलब कि एक एक करके इधर लेफ्ट साइड में सिर्फ उससे छोटे एलिमेंट्स डालता है और राइट साइड में उससे बड़े, तो इस तरह से वो ऑलरेडी मतलब बहुत इजीली सॉर्ट भी हो जाता है और उसमें सर्चिंग भी बहुत इजी होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल नोड, स्ट्रक्चरल नोड एंड सब नोड्स विच आर कनेक्टेड विया एजेस। इसमें एक सेंट्रल नोड होता है जो रूट होता है, सबसे ऊपर होता है, बीच में होता है स्ट्रक्चरल नोड यानी बीच में नोड्स जो होते हैं इंटरनल, और उसके बाद सब नोड्स यानी जो लास्ट में नोड्स होते हैं। ठीक है, विच आर कनेक्टेड विया एजेस, जो सारे नोड्स होते हैं वो एजेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। We can also say that tree data structure has roots, branches and leaves connected with one another। ठीक है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, रूट्स होता है, ब्रांचेस होता है और लीव्स होता है। ठीक है, ये लीव्स मतलब ये कह सकते हैं, ये जो सबसे नीचे वाला होता है ना इसको लीव्स बोलते हैं, और ये सबसे ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं रूट, और ये जो होता है ब्रांचेस। ठीक है, ये जो एजेस दिख रहा है। उसके बाद है बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन डेटा ट्री डेटा स्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ डिस्कस कर रहे हैं तो आप देख ले सकते हो कि ट्री में किसको क्या बोलते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज यानी किस किस चीज को क्या कहेंगे। इससे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। उसके बाद है पेरेंट नोड। ठीक है, इसमें टर्मिनोलॉजी में पहला है द नोड इज प्रेडिसेसर ऑफ ए नोड इज कॉल्ड द पेरेंट नोड, यानी मान लो इसका पेरेंट कौन होगा, जो इसके ऊपर होगा वो इसका पेरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 एंड 5 के लिए 2 होगा पेरेंट, 4 है यहाँ पे 5 है, इसके लिए पेरेंट हो जाएगा 2। उसके बाद है चाइल्ड नोड, द नोड विच इज immediate successor of a node is called the child node of that node। 4 is the child of 2 and both 4 and 5 are कॉल्ड चिल्ड्रेन ऑफ 2, यानी 4 किसका चाइल्ड है, 4 2 का चाइल्ड है। ठीक है, और 4 और 5 दोनों किसके चाइल्ड हो जाएंगे, 2 के। अब है रूट नोड। रूट नोड क्या होता है, द टॉप मोस्ट नोड ऑफ द ट्री और द नोड विच डज नॉट हैव एनी पेरेंट नोड इज कॉल्ड चाइल्ड नोड ऑफ दैट नोड इज रूट इन द एबव ट्री। ठीक है, वन इज द रूट इन एबव ट्री, जिसके ऊपर कोई नहीं हो, यानी उसका कोई, जिसका कोई पेरेंट नहीं हो। ठीक है, यानी जो सबका पेरेंट हो जाता है उसको हम लोग रूट नोड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है लीफ नोड, यानी जो सबसे नीचे होता है यहाँ पे ये सब जो होता है ना इसको लीफ नोड बोलते हैं, यानी जिसके नीचे कोई चाइल्ड नहीं है। तो वही चीज डेफिनेशन में भी लिखी है कि the node which do not have any child nodes are called leaf node। Ancestors of a node, any predecessor node on the path of the node to that node are called ancestors of that node। 1 2 are the ancestor of 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि मान लो कि अगर हम लोग को 4 का देखना है एंसेस्टर, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सीधा रूट तक का पाथ देखेंगे। 4 से सीधा रूट तक जाएं तो ये 1 और 2 आता है बीच में, तो 1 और 2 हो जाएगा 4 का एंसेस्टर। और अगर हम लोग 6 के लिए देखें तो 6 के लिए यहाँ से सीधे जाते हैं ऊपर की ओर तो 3 और 1 हो जाएगा। 7 के लिए भी जाएं तो 3 और 1 हो जाएगा। 5 के लिए देखें सीधा रूट तक का एक पाथ यानी रास्ता देखा तो इसमें जो जो 2 नोड्स आ रहे हैं उसको हम लोग लिख लेंगे। अगर 3 4 हुए तो पूरे हम लोग जैसे रूट तक पहुंचेंगे जितने सारे नोड्स आते हैं उन सबको लिस्ट कर लेंगे तो वही उसके एंसेस्टर्स यानी पूर्वज कहलाएंगे। उसके बाद है डिसेंडेंट्स, एनी सक्सेसर नोड ऑन द पाथ फ्रॉम द लीफ नोड और टू दैट नोड 5, 4 आर डिसेंडेंट्स ऑफ 2, यानी इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन किसका डिसेंडेंट होगा। ठीक है, 5, 4 यानी ये दोनों 2 का डिसेंडेंट है। यानी अगर इसके नीचे भी कोई होता ना, अगर 1 का डिसेंडेंट क्या होगा, यानी 1 के नीचे 2 चिल्ड्रेन अगर देखा जाए तो 2 और 3 वाले डिसेंडेंट में 1 का सारे आ जाएगा, यानी इसके नीचे जितने होंगे वो सब आ जाएंगे डिसेंडेंट्स में। अब है सिबलिंग।
सिबलिंग क्या कहता है कि अगर मान लो दो सेम लेवल पे है ना, जैसे ये 6 7 है, ठीक है, सेम ही पेरेंट के दो चाइल्ड हैं, ये भी सेम पेरेंट के दो चाइल्ड है, ये सेम पेरेंट के 2 और 3 दो चाइल्ड्स हैं, तो ये दो जो सेम ही पेरेंट से दो चाइल्ड्स निकलते हैं उन दोनों को हम लोग सिबलिंग्स बोलते हैं। यानी जैसे आप लोग में होता है ना कि पेरेंट्स के एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे, वो दोनों आपस में भाई बहन होते हैं, यानी सिबलिंग होते हैं। उसके बाद है लेवल ऑफ ए नोड, यानी नोड का लेवल क्या होगा, ठीक है। तो द काउंट ऑफ एजेस ऑन द पाथ फ्रॉम द रूट that root node to that node, the root node has 0 level, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हम लोग इसमें लेवल किसको कहते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि हम लोग को 7 का लेवल पता करना है, तो यहाँ से 7 से ऊपर तक देखेंगे रूट तक, और जितने एजेस आ रहे हैं, यानी 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो 7 का लेवल हो जाएगा 2, और इसका क्या होता है 0 होता है ट्री का लेवल, ठीक है। मतलब सॉरी, रूट का जो सबसे ऊपर वाला था उसका लेवल होता है 0। इंटरनल नोड्स, ए नोड विच विथ एटलीस्ट वन चाइल्ड, यानी इंटरनल नोड यानी जिसके कोई एक भी चाइल्ड हो तो उसको इंटरनल बोलेंगे। यानी कि जैसे मान लो जो नोड्स बीच में आते हैं, फॉर मतलब जो रूट नहीं है, ठीक है, और लीफ भी नहीं, यानी सबसे नीचे भी नहीं है और ऊपर में भी नहीं है, तो जो बीच में आते हैं ना उन सबको बोलते हैं इंटरनल नोड्स। अब है सब ट्री। सब ट्री क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सब ट्री को आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो ये 1 है, ठीक है, 1 है ना, और यहाँ पे 3 है, तो ये जो 3 के बाद से जो इसके नीचे जो एक ट्री बन रहा है ना, ये 3 एलिमेंट्स का एक ट्री बन रहा है, तो ये क्या होगा, एक सब ट्री होगा। या फिर यहाँ पर 1 के नीचे ये 2 बन रहा है, तो ये 2 का भी एक सब ट्री होगा। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि 2 के नीचे ये जो 4 है ना, ये भी एक अपने आप में सब ट्री, एक ही नोड है तो क्या हुआ, लेकिन एक नोड का भी ट्री, हम लोग उसको ट्री ही बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्री। ट्री के कुछ प्रॉपर्टीज क्या होता है। ट्रैवर्सिंग इन ए ट्री इज डन बाय डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। ट्री में ट्रैवर्सल क्या होता है, हम लोग डेप्थ फर्स्ट सर्च यानी डीएफएस और बीएफएस इन दोनों को यूज करके ट्रैवर्सल करते हैं। डीएफएस में क्या मतलब उसके बाद है इट है, ये हम लोग ग्राफ में भी यूज करते हैं डीएफएस एंड बीएफएस, इसमें स्टैक और क्यू का यूज होता है। इट हैज नो लूप एंड नो सर्किट। ट्री में क्या होता है कि लूप नहीं हो सकता, यानी कोई भी नीचे जो एलिमेंट है वो आप इससे ऊपर वाले किसी एलिमेंट के साथ एज कनेक्ट नहीं कर सकता, या फिर कोई सर्किट नहीं बना सकता। इट हैज नो सेल्फ लूप, यानी किसी भी जो नोड या फिर वर्टिसेज होगा उसका आप अपने आप में ही एक एज नहीं होगा, यानी एक कोई ऐसा एज किसी भी वर्टिसेज नोड में नहीं होगा जो खुद से ही शुरू हो रहा है एज और उसी पे आके एज मिल जा रहा है। इट्स एन हायरार्कियल मॉडल, यानी एक हायरार्कियल मॉडल है, इसमें पीडी दर पीडी में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। उसको मतलब ऐसा बोल सकते हैं। द सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग ए नोड इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में नोड को डिफाइन करने का सिंटैक्स है, पहले स्ट्रक्ट लिखेंगे, उसके बाद नोड लिखेंगे, इंट डेटा, यानी डेटा लिख, पहले इंटीजर, और जो जिस टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो डेटा लिखते हैं, और यहाँ पे दो पॉइंटर्स होते हैं, लिंक लिस्ट में एक ही होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्ट नोड लेफ्ट चाइल्ड एक होगा, यहाँ पे अगर मान लो ये नोड है तो इसका इसके स्टोर करने के लिए एक लेफ्ट में चाइल्ड और एक स्ट्रक्ट नोड राइट में चाइल्ड, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। General tree, ठीक है। A general tree have no restrictions on the number of nodes. It means that a parent node can have any number of child nodes. यानी जनरल ट्री में क्या होता है कि इसमें कोई नोड पे के नंबर ऑफ नोड्स पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, यानी कोई भी पेरेंट जितने मर्जी उतने नोड बना ले, 3 4 5 जितने उसके चाइल्ड होने चाहे हो सकते हैं। अब है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री ए नोड of a binary tree can have a maximum of 2 childs। इसमें बाइनरी ट्री में रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। इसमें कहते हैं कि भैया एक पेरेंट जो है ना उसके दो से ज्यादा चिल्ड्रन हो ही नहीं सकते, जैसे ए के बी और सी है, और अगर यहाँ पे हम लोग कोई और एक्स करके बना दे, ठीक है, फिर कोई भी एक और चाइल्ड बना दे, तो ये बाइनरी ट्री नहीं रह जाएगा। यानी एक जो भी कोई भी इसमें जितने सारे एलिमेंट्स होंगे ना उन सब में सबके किसी के भी दो से ज्यादा यहाँ पे नहीं होने चाहिए चिल्ड्रंस, बच्चे, मतलब दो से ज्यादा किसी के नहीं होने चाहिए। उसके बाद है बैलेंस ट्री। इफ द हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री एंड द राइट सब ट्री इज इक्वल और डिफर्स एट मोस्ट वन, द ट्री इज नोन एज बैलेंस ट्री। बैलेंस ट्री, इसमें क्या होगा ना कि मान लो इसको हाइट देखते हैं, इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट और इसकी हाइट में अगर एक से ज्यादा का डिफरेंस होगा, मतलब यहाँ पे अगर 1 2 3 4, इसकी हाइट 4 है, इसकी 3 है, तो 3 - 4 करेंगे तो यहाँ पे 1 ही आएगा। तो मैक्सिमम जो डिफरेंस हो सकता है वो 1 हो सकता है, उससे ज्यादा अगर डिफरेंस होता है तो गलत है। यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 4 - 2 करेंगे 2 हो गया, यानी 1 से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग बैलेंस ट्री बोलेंगे। अब है बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री मतलब जो बीएसटी मैंने बताया था, एज द नेम इम्प्लाइज बाइनरी सर्च ट्री आर यूज्ड टू
for various searching and sorting algorithms. The examples include AVL tree and red black tree. बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है कि ये सर्चिंग और सॉर्टिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हैं एवीएल ट्री यानी ऑटोमेटिक बैलेंसिंग ट्री, जो कि हम लोग जिसमें लेफ्ट एल आर रोटेशन, आर एल रोटेशन, आर आर एल एल, मतलब जो भी टाइप्स ऑफ रोटेशन करके उसमें ऑटोमेटिक बैलेंसिंग होता है वो ट्री। और रेड ब्लैक ट्री भी होता है। उसके बाद है इट इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ध्यान रखना रेड ब्लैक ट्री हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद इट शोज दैट द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट नोड इज लेस देन इट्स पेरेंट, यानी ये बताता है कि जो लेफ्ट नोड होगा ना उस वो अपने पेरेंट से छोटा होगा, और राइट नोड जो होगा वो पेरेंट से बड़ा होगा, ठीक है। वाइल द वैल्यू ऑफ द राइट नोड इज लेस देन इट्स पेरेंट। यहाँ पे मैंने फिर सेम ही बात शायद लिख दिया है। आप यहाँ पे सीधा समझ लो कि जो पेरेंट होगा ना लेफ्ट में उससे छोटा होगा, राइट में उससे बड़ा होगा, यानी 17 से छोटा हमेशा 8 होगा, 17 से बड़ा हमेशा 29 होगा, यानी इधर वाला बड़ा होगा इधर वाला छोटा होगा। जैसे आप देख सकते हो 8 के लिए इधर 4 छोटा है, इधर 11 बड़ा है, 29 के लिए इधर 21 छोटा है, इधर 40 बड़ा है, ठीक है। तो हो गया।